No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चल जी, सो IAS 16 के अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग से रिलेटेड। सो जैसे कि टाइमलाइन आपके सामने है, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन करंट असेट को अगर आप बेचते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाती है, कैलकुलेशन किस तरह से होती है। अगर आप पुराने असेट को एक्सचेंज करके उसके बदले एक नया असेट लेते हैं जिसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है अपने पुराने असेट की वजह से, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, यानी कि पार्ट एक्सचेंज। और रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस उसके ऊपर बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है जी, चले तो शुरू करते हैं नॉर्मल सिंपल सी बात से जो क्लास 11th के अंदर भी आप डील करते थे कि जब एक पर्टिकुलर नॉन करंट असेट्स को हम बेचेंगे तो उसके ऊपर गेन या लॉस ऑन सेल निकल करके आएगा। लेट्स सी कि अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क आया है इन IAS 16। तो डिस्पोजल अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, बेच करके जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उसे हम बोलेंगे प्रोसीड्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या है पिछले लेक्चर्स में आप देख चुके हैं। हमारा जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि जब से एसेट खरीदा है तब से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन हम उसमें से रिमूव करते हैं तो हमारा कैरिंग अमाउंट निकल करके आ जाता है। सो प्रोसीड्स यानी कि जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं उसमें से कैरिंग अमाउंट को आप माइनस कर देंगे तो गेन या लॉस ऑन सेल आपका निकल करके आ जाएगा। ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। फटाफट से देख लें कि इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, नाउ कभी भी आप कोई नॉन करंट असेट्स को अगर आप डिस्पोज ऑफ करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट डिस्पोजल अकाउंट आपको मेंटेन करना होता है। जब भी आप उस असेट को बेचते हैं तो उस असेट की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों की ही आपको डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना होता है, क्योंकि नॉन करंट असेट का जो कॉस्ट का नेचर है दैट इज़ ए असेट अकाउंट, तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री आप देखें, नॉन करंट असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट होगा डिस्पोजल अकाउंट। वैसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसका नेचर लाइबिलिटी होता है उसे भी हमें रिड्यूस करना है। लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम डेबिट करते हैं। और सेकेंड एंट्री में देखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और डिस्पोजल अकाउंट्स हमारा क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक है, वंस वी हैव ट्रांसफर्ड both these items into the disposal account, अब प्रोसीड्स जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं उसे भी हम डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ही रन करते हैं। डेबिट कर देंगे कैश को, क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट को, तो हमारी ये तीनों एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप थोड़ा सा अपना ध्यान लेजर की तरफ लेकर के जाओ। सो लेजर के अंदर जो हमने एंट्रीज़ करी हैं, एंट्री नंबर 1 जिसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट साइड में आपको दिख रही होगी, एंट्री नंबर 2 जिसकी वजह से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, एंट्री नंबर 3 जिसकी वजह से प्रोसीड्स आपको क्रेडिट साइड पे दिख रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका प्रोसीड्स और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, देन you are basically going to get profit on disposal, and if the debit side यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, देन आपको लॉस ऑन डिस्पोजल देखने के लिए मिलेगा। यही चीज़ हम 11th के अंदर भी करते थे, बट ऐसा सेपरेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाते थे। अब हमें ये बनाना है। इंडिया के अंदर भी यही अकाउंटिंग एंट्री होती है, पर जब भी एग्ज़ाम के अंदर सवाल आता है हमें लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपको बताई है कि ये देखें कि पैसा हमारे पास कितना आ रहा है, यानी कि प्रोसीड्स माइनस कर दें इसमें से कैरिंग अमाउंट, एंड यू विल अराइव एट ईदर गेन और लॉस ऑन सेल। लेजर बनाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे अप्लाई भी करके देखेंगे बहुत ही जल्द। देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब कैश रजिस्टर क्या है ये तो हमको पता है। तो 1 जनवरी 2018 को राम ने एक कैश रजिस्टर परचेज़ किया है, देख रहे हैं आप, $3000 का। वो कहते हैं भी इसको हर साल हम 10% डेप्रिशिएट करते हैं। मेथड स्ट्रेट लाइन हम चूज़ कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। मंथली बेसिस का मतलब तो हमें पता ही है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ओके, दैट मीन्स अगर आप 1 फरवरी को खरीद रहे हो और 31 दिसंबर को साल ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 31 दिसंबर को साल ख़त्म हो रहा है, फर्स्ट ईयर के अंदर 11 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। ओके,
ना मूविंग अहेड, वो कहते हैं कि अब उनका मन कर रहा है कि एक नया कैश रजिस्टर खरीद लिया जाए। ऐसा करने के लिए अपने पुराने कैश रजिस्टर को वो $2000 के अंदर बेच देते हैं 31 जुलाई 2021 को। यानी कि जो ईयर ऑफ सेल है उसके अंदर 7 महीने हो जाते हैं, 7वें महीने के आखिर में जाकर के उसको वो सेल करते हैं। यानी कि ईयर ऑफ सेल के अंदर 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप कितना चार्ज करोगे राम्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। तो देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर दो चीज़ें जाती हैं। नंबर 1 इज़ दी डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, एंड नंबर 2 आप बेच रहे हैं तो उसके ऊपर कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। सो दीज टू थिंग्स दे आर आस्किंग यू, है ना। उनका सवाल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, दो चीज़ें जाती हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी होंगी। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फाइंड आउट दी कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है, हमें पता है कि पहले साल में 11 महीने की डेप्रिसिएशन लग रही है, दूसरा साल 2019 को ख़त्म हो रहा है, तीसरा साल 2020 में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 2 years 11 months हो गया है, और तीसरे साल के अंदर 7 महीने की डेप्रिसिएशन है। यानी कि पहले साल में 11 महीने, फिर 2 पूरे के पूरे साल, और फिर तीसरे साल के अंदर सिर्फ हमारे 7 months हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो 1050 के आसपास निकल करके आना चाहिए। ये कैलकुलेशन कैसे आया है ये आप मुझे चैट के अंदर करके बताएंगे। ठीक है, बिकॉज डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, डेप्रिसिएशन 1050 आएगी। ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 3000 में से आप इसे माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए 1950। अब इसे बेच रहे हैं 2000 के अंदर, दैट बेसिकली मीन्स कि आपको $50 का गेन हो रहा है, यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज 1950 की चीज़ 2000 में बेची जा रही है। ठीक है, सो $50 का गेन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और आखिरी साल के अंदर केवल 7 महीने की डेप्रिसिएशन लग रही है। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10% यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, तो निकल करके आएगा कि आखिरी साल का कितना डेप्रिसिएशन जाएगा। ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कितना आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी इसी स्टेप के थ्रू हम काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो कॉस्ट को डिस्पोजल के अंदर आप ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि 3000 ट्रांसफ़र होगा। अभी तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, विच इज़ 1050। और तीसरी एंट्री जिसके अंदर कैश प्रोसीड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद $2000, एंड अगेन डिस्पोजल अकाउंट इज़ गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द $2000, है ना। ये 3 एंट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। द बैलेंसिंग फिगर विच इज़ $50 इज़ गोइंग टू गो इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है और कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। हम क्लास 11th के अंदर भी कैलकुलेट तो इसी तरीके से करते थे, है ना, बस जनरल एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज है, बट आपको एग्ज़ाम के अंदर इसका कैलकुलेशन ही मांगा जाता है, जनरल एंट्री नहीं मांगा जाता। बट आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए मुझे बताना ज़रूरी लगा। ठीक है जी, चलें अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट चैलेंज दैट कम्स टू अस इज़ कि सर क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम नया असेट खरीद रहे होते हैं, उसके बदले में हमको पुराना असेट अपना देना होता है, और पुराने असेट के लिए हमको नए असेट के अंदर डिस्काउंट मिल जाता है। अभी जैसे आप कोई नया लैपटॉप खरीद रहे हो, एक्सचेंज में पुराना लैपटॉप देते हो, तो पुराने लैपटॉप के लिए आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं जी यहाँ पर ये जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, राइट, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर भी चीज़ें बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं। इनका IAS 16 का ये कहना है कि अगर आप कोई असेट पुराने असेट को दे रहे हो और उसकी वजह से नए असेट के अंदर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने टेक्निकली पैसा तो रिसीव नहीं किया, कैश तो रिसीव नहीं किया, तो वो डिस्पोजल कितने में हुआ है कैसे पता चलेगा। द आंसर इज़ सिंपल। वो कहते हैं जी अगर आप कोई असेट एक्सचेंज में दे रहे हो और उसके लिए जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नाउ दैट डिस्काउंट इज़ गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स। ठीक है, उसे वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स हम मान लेंगे। तो देखिए पिछला एग्जाम्पल जो हमने देखा था, लास्ट एग्जाम्पल, इसी के अंदर अगर आप कंटिन्यू करें, दोबारा से मैंने सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, एवरी इन्फॉर्मेशन इज सेम, दी ओनली चेंज इज़ कि जो नया कैश रजिस्टर है वो हमें $5000 में ख़रीदना है, तो पुराने कैश रजिस्टर को दे करके $2000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस $2000 को ही क्या मान लेंगे, प्रोसीड्स मान लेंगे।
एंड अगेन इस केस के अंदर भी आपका $50 का गेन निकल करके आ जाएगा। तो देखें कैलकुलेशन में कहीं कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी उतना ही आएगा, गेन भी उतना ही आएगा। दी ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर कैश अकाउंट आप डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि $2000 कैश में नहीं आ रहा है, 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सर यहाँ एंट्री में क्या फ़र्क आएगा, फटाफट से देख लें। आप देखें यहाँ पर तो पहले की तरह आप कॉस्ट को डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करेंगे, बट क्योंकि यहाँ आप कैश रिसीव नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजल के अंदर हम क्या ट्रांसफ़र करें, प्रोसीड्स तो है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू आर गोइंग टू डू इज़ जो नया नॉन करंट असेट आप खरीद रहे हैं उसे आप डेबिट कर देंगे। हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम 5000 का नया कैश रजिस्टर खरीद रहे हैं तो 5000 से उसे आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे डिस्पोजल अकाउंट को विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है $2000 का वो क्रेडिट हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। और आप फाइनली पेमेंट कितने की करेंगे, 5000 के रजिस्टर के लिए 3000 का पेमेंट करेंगे, वो कैश अकाउंट उतने से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली लेजर वैसा ही बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था, बस प्रोसीड्स की बजाय अकाउंट का नाम दूसरा आ जाएगा, अमाउंट वही रहेगा, एंड देयरफॉर द आंसर इज़ गोइंग टू बी सेम। तो मैंने ये जो क्वेश्चन बनाया है दूसरा, इसके अंदर सब कुछ सेम है, बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी कि मुझे 2000 पैसे रिसीव नहीं हो रहे, $2000 रिसीव नहीं हो जा, मुझे बस 2000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसा करने से मेरे आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, अभी भी डेप्रिसिएशन उतनी ही आएगी और गेन ऑन सेल ऑफ कैश रजिस्टर इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है, कैलकुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आता अगर आप पार्ट एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं तो। एज सिंपल एज दैट। और ऐसे ही हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट भी फिनिश हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज रिवैल्यूएशन। IAS 16 कहता है जी एक अकाउंटिंग का तरीका है कॉस्ट मॉडल, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाता है। वो कहते हैं आपके पास एक तरीका और है, आप वैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर आप असेट की कॉस्ट का इस्तेमाल ना करें, आप असेट की फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करें। अब सर ये फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू बेसिकली मीन्स कि आपके पास जो असेट है, अगर उतना ही पुराना असेट उसी कंडीशन में मार्केट से ख़रीदा जाए तो कितने में मिलेगा, उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन में आपको फेयर वैल्यू दे रखी होगी, ये कैसे कैलकुलेट होती है इसके लिए डिटेल डिस्कशन हम F7 में करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ तो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। बस फेयर वैल्यू का एक बेसिक मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझा। एनीवेज नाउ एक एग्जाम्पल छोटा सा पकड़ते हैं। लेट्स से कि आपने एक फ़्लैट लिया था 40 लाख रुपए में, अब कुछ सालों के बाद उस फ्लैट की वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो गई है। तो आप कहने को या सोचने को ये तो सोच सकते हैं कि 1 करोड़ 60 लाख का मुझे फ़ायदा हो गया है, बट क्या आप उस 1 करोड़ 60 लाख का पार्टी कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आप उस फ्लैट के अंदर रह रहे हो, आपने उस फ्लैट को अभी तक बेचा नहीं है। तो भले ही 1 करोड़ 60 लाख से उस फ्लैट की वैल्यू बढ़ गई है, बट वो जो प्रॉफिट है वो क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, यानी वो हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में अभी तक नहीं आया है। अंडरस्टूड? यही कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल में चलता है। वो कहते हैं जी हर साल आप देखो आपके नॉन करंट असेट की वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, और अगर वो आपके कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो आप अपने नॉन करंट असेट की वैल्यू को बढ़ा लो और फेयर वैल्यू तक लेकर के चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ वही लॉजिक लगता है कि सर वैल्यू तो हम बढ़ा लेंगे, बट ये प्रॉफिट हमारे खाते में थोड़ा ना आया, बिकॉज हम असेट को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उसे बेचा नहीं अभी तक, राइट? एंड फॉर दैट वेरी रीज़न जब भी आप फेयर वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से एक असेट की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो ये जो गेन है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ठीक है, ये एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने कॉन्सेप्ट का आपको दे दिया। अगर आप देखेंगे नोट्स के अंदर देखें, सो रिवैल्यूएशन क्या है? अनरियलाइज्ड गेन है, यानी कि ये हमने अभी तक कमाया नहीं है, कमाएंगे तब जब असेट को बेचेंगे। सिर्फ वैल्यू के अंदर इंक्रीज है तो ओनली अकाउंटिंग एंट्री नीड्स टू बी पास्ड। तो लैंड का एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज लैंड एक ऐसा असेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक आसान हमारा तरीका हो जाता है। सो लैंड का एग्जांपल लेते हैं भी, जैसे आपके पास एक ज़मीन है, उसकी वैल्यू
आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि फेयर वैल्यू जब आप मार्केट में पता करने गए तो आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो सिंपली आप डेबिट कर लेंगे लैंड को, बिकॉज लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, और क्रेडिट कर रहे हैं, ये एक नया अकाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। वी आर गोइंग टू कॉल इट रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, इंडिया के अंदर भी सेम तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट एक क्रिएट किया जाता है स्पेशली जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कि जो हमने कमा नहीं लिया, हमारा एक एस्टिमेट है कि आज हमारे एसेट को हम बेचने जाएंगे तो कॉस्ट से ज़्यादा में बिक जाएगा, एंड देन दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। सो नॉन करंट एसेट्स, तो लैंड लेट से हमारे पास 100,000 का हमारा लैंड था, उसका कॉस्ट था। अब उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ करके $1 मिलियन हो गई है। सो 900,000 जो वैल्यू में इंक्रीज़ है उससे हम ये एंट्री पास करेंगे, डेबिट कर देंगे लैंड को, क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को, एंड दैट्स इट। ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जाता है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यही रीवैल्यूएशन सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर भी जाएगा। ठीक है, बट डिस्क्लोजर में और डिटेल में इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तो बड़ा सिंपल है सर। रीवैल्यूएशन सरप्लस मतलब जो पुरानी वैल्यू और जो नई वैल्यू उन्हें माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा। बट अनफॉर्चुनेटली नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बिकॉज ये बहुत आसान हो जाता है। सो लेट्स चेक आउट कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो अकाउंटिंग के अंदर क्या बदलाव आएंगे। लेट्स हैव अ लुक। देखें जी, आप नोट्स में देखें पीछे, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स का अब हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन देखो, जर्नल एंट्री हम बाद में देखेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल हमें आते हैं मेनली। आप देखेंगे यहाँ पर, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर अब आपको निकालना है तो नई वैल्यू तो चलो ठीक है, बट नई वैल्यू में से आप माइनस कॉस्ट को नहीं करेंगे, कैरिंग अमाउंट को माइनस करेंगे, तो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस निकल करके आएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखें, बिकॉज कैलकुलेशन से ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालने के लिए बोलेंगे। एंट्री भी देख लें, रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये है तो गेन, है तो फ़ायदा, भले ही अनरियलाइज्ड है। डेबिट कर लेंगे नॉन करंट असेट्स को, और डेबिट कर रहे हैं, ध्यान से देखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। IAS 16 कहता है कि अगर आप एक असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो डेप्रिसिएशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस असेट की वैल्यू अभी तक रिड्यूस कर रहा था, और अब क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, अभी तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस असेट के ऊपर का किसी काम का नहीं है। सो रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक पोर्शन हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और बचा हुआ पोर्शन नॉन करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ करने में जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट फिलहाल कुछ चीज़ें इसके अंदर हम और देख लेते हैं। अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे कि भाई जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है इसमें अनरियलाइज्ड गेन होता है, बट जैसे ही एक असेट की वैल्यू आप बढ़ा देते हैं उस पर डेप्रिसिएशन अब आपको नए सिरे से कैलकुलेट करनी होगी। IAS 16 कहता है कि अब जब आप वैल्यू उसकी इंक्रीज़ कर चुके हो और अब जब आप उसे डेप्रिसिएट करना शुरू कर रहे हो, सो डेप्रिसिएशन करने की वजह से थोड़ा सा अमाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि अनरियलाइज्ड गेन में से रियलाइज्ड गेन के अंदर आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए। सो ये रियलाइज्ड गेन क्या होता है भाई? जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आपका प्रॉफिट आता है ना, उसे रियलाइज्ड गेन कहते हैं, और यही प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है। सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? 12th में याद है, रिजर्व्स इन सरप्लस अकाउंट आप क्रिएट करते थे, जिसमें करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र होता था, राइट? उसे हम यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स कह रहे हैं। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स होल्ड करता है रियलाइज्ड प्रॉफिट को। ठीक है, एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस फिक्स एसेट से रिलेटेड अनरियलाइज्ड गेन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वो कहते हैं जी रीवैल्यूएशन सरप्लस आप कम करो थोड़े से अमाउंट से, और वो अमाउंट कहाँ डाल दो? रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो, क्योंकि अब तो आप असेट को इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो रहा है। ओके, जस्ट हियर आई डोंट एक्सपेक्ट कि अभी तक भी आपको 100% ये बात समझ में आ रही होगी। जस्ट पेशेंटली सुनो उसको। देखो, अब आप नोट्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन।
ऑब्वियस ही बात है, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन करने की वजह से नॉन करंट असेट की वैल्यू के अंदर इंक्रीज़ आ जाएगा। अगर उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ जाएगी। इनका ऐसा कहना है कि आप पहले जितनी डेप्रिसिएशन लगा रहे थे ऑलरेडी और अब जो नई डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंस है यानी कि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, इस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा IAS 16 कहता है। क्योंकि एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो है इस अनरियलाइज्ड गेन को कम कर रहा है। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस को आपको रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के लिए आप इसे डेबिट कर देंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को आप क्रेडिट करके बढ़ा देंगे इस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। ठीक है, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि सर ये किस तरह से कैलकुलेशन में होगा। एग्ज़ाम में आपको सवाल आएगा कि ये एंट्री कितने से होगी, यानी कि इस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करेंगे। सो द आंसर इज़ जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। दैट मीन्स आपको रिवैल्यूएशन होने के बाद की डेप्रिसिएशन और ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन पहले लग रही थी दोनों को माइनस करना होगा और ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन निकल करके आएगी यही ट्रांसफ़र होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर और यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके समझें इस बात को। देखें ये वाला सवाल। ठीक है, आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। वो कह रहे थे श्याम ने एक प्रॉपर्टी 25 साल पहले ली थी 100,000 की और उसकी लाइफ थी 50 साल। अगर 50 साल उसकी लाइफ है दैट बेसिकली मीन्स कि आप उसे डेप्रिसिएट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन दैट्स राइट $2,000 निकल करके आनी चाहिए। अब क्योंकि 25 साल ऑलरेडी हो चुके हैं यानी कि अभी तक 50,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी होगी और कैरिंग अमाउंट उसका 50,000 बच रहा होगा। ठीक है, सो द कैरिंग अमाउंट इज 50,000 एंड ओल्ड डेप्रिसिएशन एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन इज $2,000। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जी एट द स्टार्ट ऑफ 2021 द एंटिटी डिसाइड्स टू रीवैल्यू द यूनिट टू 800,000। वो कह रहे हैं जी अब उन्होंने देखा तो उनकी प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू बढ़ करके 800,000 होगी। सो दिस इज़ द न्यू वैल्यू। रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर हमको निकालना है तो नई वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं कैरिंग अमाउंट को विच इज़ 50,000। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका 750,000 के अमाउंट से क्रिएट होना चाहिए। एनीवेज पहले देखें तो सही वो पूछ क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब 25 साल उसकी लाइफ और बची है एंड वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा जो आप रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से। ओके, दैट बेसिकली मीन्स कि हम पहले तो नया डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि 800,000 जो उसकी नई वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें 25 से तो नई डेप्रिसिएशन 32,000 निकल करके आएगी। आपको अगर याद है तो अभी तक जो 50,000 की डेप्रिसिएशन हमने लगाई है उसे हम कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं, अभी हमने देखा है, राइट। दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं रह जाएगा रिवैल्यूएशन करते से ही। हमारा नॉन करंट असेट 800,000 का है, 25 से उसे डिवाइड करेंगे तो 32,000 की नई डेप्रिसिएशन निकल के आनी चाहिए। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी थी हमारी, करेक्ट 100,000 डिवाइडेड बाय 50, राइट। इन दोनों को माइनस करें 32,000 माइनस 2,000 तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 30,000 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है और यही 30,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप कम करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को इसी 30,000 से बढ़ाएंगे। सो इफेक्टिवली 30,000 से हमारी ये वाली एंट्री होगी जिसके अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा डेबिट होगा और रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आखिरी बात हमारी इस लेक्चर की इज़ गोइंग टू बी सर अगर वो असेट जिसकी वैल्यू हमने बढ़ाई है अब हम उसे बेचने के लिए जा रहे हैं तो क्या करेंगे। सो डिस्पोजल की एंट्री के अंदर कोई बदलाव कोई चेंज नहीं आता है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। इनका ऐसा कहना है कि ऐसा असेट जो आप पास्ट में रिवैल्यू कर चुके हो जब बेचने जाते हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप डेबिट कर देते हो और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कर देते हो, यानी कि वही एंट्री जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के लिए पास कर रहे थे वही एंट्री अब यहाँ करोगे। क्योंकि जो अनरियलाइज्ड अर्निंग था अब वो रियलाइज्ड अर्निंग में कन्वर्ट हो गया क्योंकि लिटरली हमारे पास बेच करके पैसे आ रहे हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर रिवैल्यूएशन सरप्लस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पिछले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ
कि रीवैल्यू असेट को 800,000 पे रीवैल्यू करने के बाद 5 साल बाद अब हम उस असेट को 600,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, आपको याद है एक्स्ट्रा टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा था? 32,000 चार्ज हो रहा था, राइट। दैट मीन्स 5 साल के अंदर 160,000 का डेप्रिसिएशन और लग चुका होगा, यानी कि उस असेट की कैरिंग वैल्यू अब 800,000 माइनस 160,000 यानी कि 640,000 आ रही होगी। इस एसेट को हम 600,000 में बेच रहे हैं, यानी कि 40,000 का हमको लॉस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ रिमेंबर, हमने अभी भी क्या डिस्कस किया? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन से रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम कम करते हैं। हमने निकाला था कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस 750,000 आया है। ओके, और इस 750,000 को हर साल 30,000 से हम रिड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि 5 साल रिवैल्यूएशन को हो चुके हैं 150,000, यानी कि 1.5 लाख का जो हमारा अमाउंट है, इतना से रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप ऑलरेडी कम कर चुके होंगे। ओके, एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अब 600,000 पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो जैसे इस असेट को हमने बेचा है तो वो 40,000 की लॉस वाली एंट्री तो होगी ही होगी, राइट। उसका एंट्री और कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। ये जो 600,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस बच रहा है, इसे देखें आप, हम एंट्री के अंदर किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रिटेन अर्निंग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसा एक्सटेंडेड क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर रीवैल्यूड एसेट को हम बेचते हैं तो असल में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ IAS 16 का हमारा जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।